आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और आज हम आए हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में CA पंकज मिश्रा जी के पास। और आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, और इनकम टैक्स रिटर्न किस किस लोगों पर अप्लाई होता है और कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, क्या नए रूल आए हैं, इन सब पर डीपली चर्चा करेंगे। तो मिश्रा जी, सबसे पहले नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय जी। सर, सबसे पहला इस ईयर का असेसमेंट ईयर 22-23 का इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होना है उसका लास्ट डेट कब तक है? सर देखिए, अभी जो लास्ट डेट आना है वो तो नॉर्मली वही आपका जो प्रीवियस डेट था अभी वही मानते हैं कि इंडिविजुअल के लिए आपका 31 जुलाई होगा और कंपनीज के लिए 30 सितंबर होगा। जो नॉन ऑडिट केस होंगे, जो ऑडिट केस होंगे उनका 31 अक्टूबर, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग केस होंगे उनका 30 नवंबर। एज पर दी एक्ट तो अभी यही डेट डिफाइंड है, डिपेंडिंग अपॉन दी अदर फर्दर एनी इंटीमेशन और नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। आपके हिसाब से इनकम टैक्स सबको फाइल करना चाहिए या जो मैंडेटरी है जिसको उसी को फाइल करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आपका इनकम टैक्स, मेरा ये मानना है पर्सनल कि अगर आपको सरकार की सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उन सब का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको हर साल अपना रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। और जबकि इस बार तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दायरे को और भी बढ़ा दिया हुआ है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग, जो मैंडेटरी कर दिया इन्होंने कुछ लोगों का रिटर्न फाइल करना इस साल, की जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स करता है 60 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, उनको रिटर्न फाइल करना बहुत कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा, तो सर पहले भी था ना? नहीं, अभी इस पहले टर्नओवर की बात कर रहे थे, पहले ऑडिट की बात थी वो। जो अभी ये टर्नओवर, अगर किसी का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि लोगों ने कहा कि इफ़ द टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट्स इन द बिजनेस एक्सीड्स 60 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद फिर एक नया इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कि अगर टोटल ग्रॉस रिसिट्स इन द प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन में टोटल ग्रॉस रिसिट्स अगर 10 लाख रुपए को एक्सीड करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना है। अब आप देखिए अगला कंडीशन फिर उन्होंने डाला, इफ़ द एग्रीगेट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ द पर्सन इज ₹25,000 और मोर। ये कह रहे हैं कि अगर आपका 25,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स डिडक्टेड है, यानी कि TDS कटा हुआ है या फिर TCS है, टैक्स कलेक्ट हुआ है, उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिंपल भाषा में बोले तो आपका TDS या आप FD कराए हैं या आपका कहीं से पेमेंट आ रहा है, आपका अगर 25,000 से ऊपर TDS कट गया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, उसमें एग्जाम्पशन नहीं देखा जाएगा। क्यों? एक साथ में एक और इन्होंने बोला कि द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज ₹50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पहले ये कंडीशन नहीं था। अगर आप पहले इनकम पे बात करते थे, इनकम हाँ, बैंक ट्रांजेक्शन पे भी इन्होंने बोला कि जी अगर आप 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए और उससे ज़्यादा पिछले साल में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराते हो तो आपको फिर भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो ये आपको फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, एक टैक्स पेयर जो है उसको इनकम टैक्स में, ठीक है, अपना टैक्स का बेनिफिट लेना हो तो कौन कौन सा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकता है उसमें? देखिए, अगर इनकम टैक्स एसएससी अगर अपने इनकम टैक्स को पॉजिटिवली प्लान करे और फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपना वो प्लान करके चले, तो वो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट जो है 7 से 8 लाख रुपए तक का बेनिफिट वो अवेल कर सकता है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो मैं बोलूँगा कि जी सेक्शन 80C है। सेक्शन 80C का जो लिमिट है वो 1,50,000 है, कि अप टू द लिमिट ऑफ 1,50,000 अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा अपने टोटल इनकम में से। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि LIC प्रीमियम है, PF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पेंशन स्कीम है, और क्लेम ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन है, क्योंकि आप होम लोन कहीं से लेते हो और उस पर ब्याज और प्रिंसिपल दोनों पेमेंट करते हो, तो आप उसका भी बेनिफिट यहाँ ले सकते हो। इंटरेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे सेक्शन 224B में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है जिसमें आपको 50,000 सेक्शन 80CC(1)(b) में उसका एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिलता है जो 25,000 रुपये इन नॉर्मल केस, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो अप टू 50,000 तक आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। उसके बाद मेडिकल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स हैं जो 75,000 रुपीज़ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, और अगर वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट है विथ अ पर्सन एज ए डिसेबिलिटी ऑफ 80% और मोर है तो उस केस में आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर आप और देखें तो टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट है, एजुकेशन लोन के ऊपर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लोन उस पे आपको अप टू जो बेनिफिट इंटरेस्ट है वो 10% इंटरेस्ट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नया प्रोविज़न आया है 80EE(b) का, वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उस इंटरेस्ट को अप टू 1,50,000 तक हम आपको बेनिफिट दे देंगे। ये नया प्रोविजन ये नया है इस साल 22-23 में का। उसके बाद फिर हाउस रेंट अलाउंसेज है जो हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 80G में इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। 60,000 रुपये तक इसका हाँ, साल का। जो 60 और प्लस 60,000 नहीं है इसका 20,000 है, और प्लस क्या कहते हैं 20% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है उसके ऊपर आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट मतलब 60,000 जाएगा। हम नहीं, मैक्सिमम बेनिफिट डिपेंडिंग अपॉन आपका एडजस्टेड टोटल इनकम है उसके ऊपर आप डिटरमाइन करते हो। तो ये एक प्रावधान है। इन सारे प्रावधान को अगर आप शुरू से प्लान करते हैं तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आप उठा सकते हैं इनकम टैक्स में। इसमें सर लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इधर हम बचाएं उधर इनकम कमाएं ना, तो फ़ायदा क्या उसका? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखिए हम लोग बीइंग एन इंडियन हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि जी हमारे को गारंटेड इनकम चाहिए हर चीज़ में। अब वो गारंटेड इनकम अगर आप 1 साल के लिए भी FD ही कराते हो तो गवर्नमेंट का FD का 5 साल का गवर्नमेंट का स्कीम है कि अंडर 5 इयर्स आपको हम टैक्स का बेनिफिट भी देंगे, और उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है आज के डेट में वो ब्याज आपको एज़ पर दी नॉर्मल बैंकिंग रेट्स है वही मिलेगा। तो इसका तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम टैक्स का बेनिफिट भी इसके ऊपर दे रहे हैं और उधर हम आपको ब्याज भी दे रहे हैं, तो ये ड्यूल बेनिफिट हमें मिलता है। एक इनकम टैक्स में 2 साल पहले से न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम का ऑप्शन आ रहा है जी। तो आपके हिसाब से कौन सा स्कीम बेनिफिशियल रहेगा SSC के लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि SSC का इनकम कितना है। अगर आप देखते हो कि अगर किसी का इनकम अप टू 14 लाख 15 लाख रुपए तक है, अप टू 15 लाख रुपीज़ तक है, तो उस केस में और डिपेंडिंग अपॉन हिज इन्वेस्टमेंट कि कितना इन्वेस्टमेंट वो ले सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट उसके पास है, तो उसके ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं कि उसको कौन सा बेनिफिशियल होगा उसके लिए। अगर इनकम स्लैब ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में नए में बेनिफिट है, अदरवाइज़ पुराने में ही बेनिफिट ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये है कि इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो बहुत चर्चा में है जी, और सुना जा रहा है कि 4200 करोड़ रुपए लगा के वो इन्फोसिस ने डेवलप किया है जी। क्या अभी भी उसमें समस्या आ रही हैं? ये समस्या तो है ही। देखिए, कोई भी चीज़ है उसको फिक्स होने में टाइम तो लगता ही है। अभी रिसेंट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेक्शन 139(9) के बड़े सारे डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिसेस आए हुए थे, तो उन्होंने फिर बीच में जो 5 अप्रैल 2022 का जिसका ड्यू डेट था, उन्होंने फिर उस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जी 20/5/2022 तक। तो अभी रिसेंटली जब 25/5/2022 तक जब 20 तारीख को हम वो रिटर्न और सेक्शन 139 का रिप्लाई फाइल करने बैठे, तो हमने देखा कि जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स करने का जो विंडो है वो डिसअपीयर हो गया है, वो है ही नहीं। तो बहुत सारी खामियां अभी भी हैं। फिर हमने कस्टमर केयर पे या वहाँ पे जो इनकम टैक्स सेल है वहाँ पे चर्चा किया, उनसे कोऑर्डिनेट करा। उन्होंने बोला कि सर ये बैक एंड पे कुछ इशू चल रहा है जो थोड़े दिनों में ये शॉर्ट आउट होगा। देखिए, ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा इनकम टैक्स का पोर्टल है, तो इसको कहीं ना कहीं फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये सारी चीज़ें ठीक है सर। इनकम टैक्स सपोर्ट की बात करते हैं, आप कोई सपोर्ट में ग्रीवांसेस रेज करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो उसमें से मोस्टली केस में रिस्पॉन्स में आता है NA। इसका मतलब क्या होता है सर? NA मतलब नॉट एप्लीकेबल होता है जनरली। मतलब हमने कोई क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, वहाँ से NA लिख के आ जाता है। NA मतलब वो सवाल
उनके दायरे में फॉल नहीं होता है, इसीलिए वो NA करके लिख देते हैं कि जी ये उनके दायरे में नहीं है, तो वो फिर इसका जवाब आपको फिर उनके हिसाब से कहीं और कांटेक्ट करिए। क्योंकि इनकम टैक्स ने कस्टमर केयर के देखिए रिफ़ंड का अलग है, फिर आपका इनकम टैक्स फाइलिंग का अलग है, ई प्रोसीडिंग का अलग है, सबका TDS का अलग है, सबका अलग अलग उनका कॉल सेंटर है और सबके अलग अलग ग्रेवियांसेस सेल हैं, तो वो वहाँ से आपको क्लैरिफाई करते हैं सारी चीज़ों का। तो आप देख रहे थे CA पंकज मिश्रा जी को, और आपने सुना इनकम टैक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और इनकम टैक्स क्यों फाइल करना चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो सर का सलाह ये है कि आप इनकम टैक्स फाइल करें और गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट का लाभ उठाएं। धन्यवाद।